देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और लेटेस्ट हॉरर स्टोरी की ओर, जो कि मध्य प्रदेश की है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के घने जंगलों को चीरती हुई एक बस अपनी पूरी रफ्तार से भाग रही थी। ये सरकारी बस अब अपनी उम्र पूरी कर चुकी थी, लेकिन आज भी रात के सन्नाटे में इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है। उस वक्त रात के करीब 12:30 बज रहे थे और बस के भीतर पीली और धुंधली रोशनी उस वक्त जल रही थी, जो रह रहकर झपझपा रही थी। बंसी उस वक्त खिड़की के पास बैठा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी। बाहर का मंजर बेहद डरावना था। ऊंचे ऊंचे सागौन के पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो कोई विशालकाय राक्षस हाथ फैलाए खड़े हों। लेकिन उसके बगल वाली सीट पर उसका बचपन का यार सुबोध, वो गहरी नींद में था। सुबोध का मुंह थोड़ा खुला हुआ था, जिस वजह से वो खर्राटे ले रहा था। तभी बंसी ने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन पता नहीं क्यों उस वक्त मोबाइल से सिग्नल पूरी तरह से गायब थे। तभी उसने समय देखा तो रात के 1:25 हो रहे थे और जैसे घड़ी की सुइयां इस समय पर पहुंची तो बस के इंजन से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई धातु किसी दूसरी धातु को रगड़ रही हो। तभी बस के सबसे पिछले हिस्से से एक ठंडी लहर आई। बंसी को लगा जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा उसकी गर्दन पर रख दिया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बस की आखिरी सीट पर, जहां पहले कोई नहीं था, अब वहां पर एक आकृति बैठी थी, जो एक महिला की थी। उस महिला ने गाढ़े लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनी थी और उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था और लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। बंसी को ताज्जुब हुआ कि बीच जंगल में ये महिला बस में कब चढ़ी। फिर अचानक उस महिला ने सिसकना शुरू कर दिया। वो आवाज़ इतनी पतली और दर्द भरी थी कि बंसी के रोंगटे खड़े हो गए। बंसी इतना ज़्यादा घबरा गया कि उसने घबराते हुए अपने दोस्त सुबोध को जगाया। सुबोध अपनी आंखों को मलते उठा और बोला, अबे यार क्या हुआ, कोई परेशानी है? तभी बंसी ने धीमी और डरी सहमी आवाज़ में फुसफुसाते हुए कहा, अरे उधर देख, वो औरत कौन है? तभी सुबोध ने उस तरफ देखा जिस तरफ बंसी ने इशारा किया था। तो सुबोध ने देखा कि वो महिला अब सिसक नहीं रही थी, बल्कि वो कुछ खा रही थी। उस वक्त अंधेरा था, जिस वजह से कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन हाँ, उस महिला के हाथ बहुत तेजी से चल रहे थे। तभी सुबोध ने अपनी जेब से एक टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी सीधे उस महिला की तरफ मारी। और फिर जो नज़ारा उन्होंने देखा तो उसने तो उनके खून को बर्फ जैसा ठंडा कर दिया था। दोस्तों, वो महिला किसी मरे हुए कुत्ते या किसी इंसान के कच्चे मांस को अपने हाथों से फाड़ रही थी। उसके चेहरे का आधा हिस्सा मांस विहीन था, यानी कि उसके आधे चेहरे पर मांस नहीं था, जिसमें से सफ़ेद हड्डियाँ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और पूरी तरह से काली थी, जिनमें कोई पुतली तक नहीं थी। ये खौफनाक नज़ारा देखते ही सुबोध जोर से चिल्ला उठा और बोला, अरे बाप रे उस्ताद, बस रोको। लेकिन बस के ड्राइवर मंगली काका, जो पिछले 30 सालों से इस रूट पर गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने आईने में जब पीछे देखा तो उनका चेहरा पसीने से भीग गया। तभी मंगली काका ने चिल्लाते हुए गियर बदला और एक्सीलेटर को पूरा दबा दिया और बोला, बंसी सुबोध, अपनी सीट से मत हिलना, खिड़की की तरफ मत देखना। पर अब बस 110 की रफ्तार से सड़क पर दौड़े जा रही थी। तभी बंसी ने रोते बोला, काका वो क्या चीज़ है? इस पर मंगली काका ने बिना पीछे मुड़े ही कहा, बेटा ये एक भटकती रूह है। आज से ठीक 27 साल पहले सन 1998 की इसी रात को उसका कत्ल इसी बस के भीतर हुआ था। कुछ दरिंदों ने उसकी शादी के दिन ही उसे लूट लिया और गला काट कर इसी जंगल में फेंक दिया था। तब से उसकी रूह हर शनिवार की रात 1:15 पर जागती है और साथ ही वो इस बस को अपनी कब्र समझती है। अभी मंगली काका ये सब बता ही रहे थे कि तभी अचानक से बस के भीतर की सारी लाइटें एकदम से फूट गई और सिर्फ सुबोध की टॉर्च उस वक्त जली हुई थी। लेकिन हाँ, अब वो महिला अपनी सीट पर नहीं थी। फिर जब वो महिला कहीं नहीं दिखी तो सुबोध चिल्लाते बोला, अरे वो औरत कहाँ गई? अभी सुबोध और बंसी उस महिला को इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी बस की छत पर जोरदार आवाज़ हुई, जैसे कोई ऊपर कूद रहा हो। उस आवाज़ से सुबोध हड़बड़ाते हुए नीचे गिर पड़ा
इससे पहले फिर बस की खिड़कियों के शीशे बाहर से खरोंचे जाने लगे, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे लंबे नाखूनों से बस की खिड़कियों को खरोंचे जा रहा है। तभी बंसी ने देखा कि एक काला सा हाथ खिड़की के गैप से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। उस हाथ के नाखून कम से कम 5 इंच लंबे और नुकीले थे, और जैसे ही वो हाथ अंदर घुसा कि तभी एक गूंजती हुई आवाज़ बस के अंदर गूंज उठी कि बंसी, मुझे भूख लगी है, मुझे अपनी लाल साड़ी के लिए नया खून चाहिए। इस तरह की भयानक आवाज़ सुनते ही बंसी और सुबोध बस के फर्श पर दुबक गए। तभी वो महिला अचानक से बस के अगले शीशे पर आकर चिपक गई। उसका डरावना चेहरा ड्राइवर के ठीक सामने था, और उस महिला के भयानक चेहरे को देखते ही मंगली काका ने अचानक से ब्रेक मार दिया, जिस वजह से बस सड़क से फिसलकर एक कच्ची पगडंडी पर उतर गई। वहाँ का नज़ारा देखकर बंसी और सुबोध के होश उड़ गए। सामने कोई सड़क नहीं थी, बल्कि अब जंगल के बीचों बीच एक पुरानी जंगल की बस खड़ी हुई थी। वो बस ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने उसे बीच जंगल में लाकर पटक दिया हो। वो बस अपने आप ही दूसरी कबाड़ बनी बस के पास जाकर रुक गई, और जैसी बस रुकी कि तभी बस का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया, और उस दरवाजे के खुलते ही उस महिला ने सुबोध के कान के पास आते बोला, अंदर आओ। तभी बंसी की नज़र सुबोध पर पड़ी तो उसने पाया कि सुबोध की आंखें अब सफ़ेद पड़ चुकी थी। इससे पहले बंसी कुछ समझ पाता कि तभी सुबोध बस से उतरकर उस पुरानी बस की तरफ बढ़ने लगा। सुबोध को इस तरह से उस बस की तरफ बढ़ता हुआ देख बंसी उसे पकड़ने के लिए भागा और भागते बोला, अरे सुबोध रुक, वहाँ पर मत जा। अभी बंसी सुबोध को रोकता कि तभी एक अदृश्य ताकत ने बंसी को पीछे फेंक दिया, जिस वजह से बंसी उछलता हुआ एक पेड़ से जा टकराया और उसे जोरदार चोट लग गई। अभी बंसी अपने आप को संभाल ही रहा था कि तभी बंसी ने देखा कि वो महिला अब हवा में तैर रही है, और सुबोध का हाथ पकड़ते हुए उसे उस जंगल की बस के भीतर ले गई। और जैसे ही वो बस के भीतर गई कि तभी बस का दरवाज़ा ज़ोर से अपने आप ही बंद हो गया, और फिर भीतर से सुबोध की दिल दहला देने वाली चीखें आनी शुरू हो गई। तभी बंसी हिम्मत जुटाकर उस बस की तरफ भागा, और पास जाकर उसने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो अंदर का नज़ारा किसी नर्क जैसा था। दरअसल बंसी ने देखा कि बस के भीतर चारों तरफ खून फैला हुआ है, और सुबोध एक लोहे की जंजीर से बंधा हुआ है, और वो महिला अपने दांतों से सुबोध के कंधे का मांस नोच रही है। अभी वो महिला सुबोध को नोची रही थी कि तभी बंसी ने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और बस का शीशा तोड़कर वो अंदर घुस गया। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वो अंदर घुसा तो बस के भीतर का वातावरण बदल गया, क्योंकि अब वो किसी बस में नहीं बल्कि एक पुराने शमशान में खड़ा हुआ था। तभी वो महिला उसकी ओर पलटी और वो एक डरावनी मुस्कान के साथ बंसी को देखकर हंसने लगी। बंसी घबराते हुए धीरे से उठा तो वो महिला जोर से घुर्राने लगी। इससे पहले वो महिला बंसी को कुछ करती कि तभी मंगली काका अपनी बस से एक पीला डिब्बा लेकर आए, जिसमें डीजल भरा हुआ था, और उस डीजल का डिब्बा हाथ में लिए बोले, बंसी बाहर निकलो जल्दी। तभी काका ने उस कबाड़ बनी बस के चारों तरफ डीजल छिड़क दिया और एक जलती हुई माचिस की तीली उस पर फेंक दी। देखते ही देखते वो पुरानी बस आग की लपटों में घिर गई, और वो रूह यानी कि महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी। दोस्तों, उस महिला की आवाज़ ऐसी थी जैसे हजारों लोग एक साथ रो रहे हैं। आग की गर्मी से उस महिला की पकड़ ढीली हो गई, और बंसी ने सुबोध को खींचकर बाहर निकाल लिया। और जैसे ही बंसी और सुबोध उस जंगल की बस से बाहर निकले कि तभी उस बस में एक जोरदार धमाका हुआ। वो धमाका इतना जोरदार था कि बंसी और सुबोध कई फीट दूर जा गिरे थे। उस बस में लगी आग की लपटें आसमान को छू रही थी। उस पुरानी बस से उठने वाले भयानक चीखें अब धीमी पड़ गई थी, लेकिन वातावरण में फैली गंध और भी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। तभी बंसी ने सुबोध को उठाने की कोशिश की, लेकिन अब सुबोध के शरीर में एक काला खून निकल रहा था, और साथ ही उसके घाव अब नीले पड़ने लगे थे। तभी बंसी ने सुबोध का हाथ अपने कंधे पर रखा और उसे घसीटते हुए जंगल की गहराई की ओर बढ़ने लगा। उसे लगा कि सड़क वहाँ से पास ही होगी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था तो जंगल और भी घना होता गया, यहाँ तक कि पेड़ों की टहनियाँ किसी कंकाल की उंगलियों की तरह उसके कपड़े फाड़ रही थी। लेकिन बंसी हाँफते हुए सुबोध को हिम्मत दिए जा रहा था कि सुबोध भाई,
तू हिम्मत मत हारना। तभी सुबोध ने अपनी धुंधली आंखें खोली और फिर उसके गले से घरघराहट की आवाज़ सुनाई दी कि बंसी, वो हमारे पीछे ही है। सुबोध के ये कहते ही बंसी ने पीछे मुड़कर देखा तो आग की रोशनी अब काफ़ी दूर हो गई थी, लेकिन अंधेरे में दो लाल आंखें अभी भी उनका पीछा कर रही थी, क्योंकि वो महिला अभी भी मरी नहीं थी, बल्कि वो महिला आग से और भी ज़्यादा भयानक हो गई थी। उसका शरीर अब जलकर काला पड़ चुका था और उसकी फटी हुई लाल साड़ी के चिथड़े हवा में लहरा रहे थे। साथ ही वो ज़मीन पर नहीं चल रही थी, बल्कि पेड़ों की टहनियों पर एक मकड़ी की तरह तेजी से रेंग रही थी। तभी भागते भागते बंसी को सामने एक पुरानी खंडर हो चुकी हवेली दिखाई दी। बंसी के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, जिस वजह से वो सुबोध को लेकर हवेली के भारी दरवाजे के अंदर घुस गया और उसे अंदर से बंद कर दिया। हवेली के अंदर धूल और मकड़ी के जालों का जाल फैला हुआ था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी, जिनके चेहरे कटे फटे हुए थे। तभी बंसी की नज़र एक बड़ी तस्वीर पर पड़ी। वो फोटो सन 1990 के दशक की लग रही थी। उस तस्वीर में एक परिवार खड़ा था और बीच में वही महिला थी जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। वो उस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन तस्वीर के नीचे जो लिखा हुआ था तो उसे पढ़कर तो बंसी के पैर कपकपाने लगे थे। गुप्ता खानदान की आखिरी बहू, जिसका अंत इसी हवेली के पीछे हुआ। अभी बंसी ये सब पढ़ ही रहा था कि तभी अंधेरे कोने से एक परछाई उभरी, जिसे देखते ही बंसी ने अपनी टॉर्च जलाई तो वो कोई और नहीं बल्कि मंगली काका ही थे। लेकिन इस बार उनके शरीर से रोशनी पार हो रही थी और उनका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उनकी आंखों में बहुत गहरा दुख था। मंगली काका को इस हाल में देखकर बंसी एकदम से चिल्ला उठा, काका आप? तभी मंगली काका ने धीरे से कहा, बेटा मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन ये रूह सिर्फ एक महिला की नहीं है, बल्कि एक पुराना श्राप है। यह हवेली उस श्राप का केंद्र है। वो महिला जिसका नाम नंदिनी था, उसे यहीं के लोगों ने जिंदा दफन किया था। वो बस अब उसके गुस्से का हिस्सा बन चुकी है। मंगली काका अभी उस महिला के बारे में कुछ बता ही रहे थे कि तभी अचानक से हवेली का दरवाजा किसी कागज की तरह फट गया, यानी कि वो रूह अब अंदर आ चुकी थी। उसके साथ ही हवा का एक ऐसा बवंडर आया कि हवेली की छत की खिड़कियां तक गिरने लगी और तभी एक घुर्राती हुई आवाज आई, बंसी सुबोध को छोड़ दो, मुझे इसका मांस चाहिए। लेकिन मंगली काका उस रूह के सामने आकर खड़े हो गए और एक कसी हुई आवाज में बोले, नंदिनी बस करो, इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अब ये सुनते नंदिनी की रूह जोर से हंसने लगी और घुर्राती बोली, मासूम? इस दुनिया में कोई मासूम नहीं है। इन्होंने उस बस में कदम रखा और मेरी आंखों में देखा, अब ये मेरे हैं। ये बोलते उस महिला की रूह ने एक झटके में मंगली काका की रूह को पीछे धकेल दिया और झट से सुबोध की ओर झपटी। बंसी ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी जेब से वो पुरानी चाबी निकाली जो उसे बस की सीट के नीचे मिली थी। फिर उसे याद आया कि मंगली काका ने कहा था कि ये चाबी इस हवेली के तहखाने की है। दोस्तों फिर उसके बाद बंसी सुबोध को घसीटते हुए तहखाने की सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन उस महिला की रूह दीवारों पर रेंगती हुई उनके पीछे पीछे चलने लगी। तहखाने का दरवाज़ा भारी लोहे का था, लेकिन बंसी ने किसी तरह से चाबी लगाई और वो अंदर घुस गया। लेकिन अंदर जाने के बाद जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से भी परे था। दरअसल उसने देखा कि तहखाने में सैकड़ों मानव कंकाल पड़े थे। वे सब वही यात्री थे जो पिछले 27 सालों में उस बस से गायब हुए थे। बीच बीच में एक बड़ी वेदी थी जिस पर नंदिनी की असली लाश पड़ी हुई थी, लेकिन लाल साड़ी अभी भी उस पर लिपटी हुई थी। उस लाश को देखते ही बंसी के मन में ख्याल आया कि अगर मैं इसकी लाश को जला दूं तो शायद ये सब यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। और यही सोचते हुए उसने पास पड़े एक मशाल को जलाया और वो लाश की ओर बढ़ा। लेकिन जैसी बंसी जलती हुई मशाल को उस लाश की तरफ बढ़ा कि तभी सारे कंकाल हिलने लगे, क्योंकि वे सभी कंकाल उस रूह के गुलाम बन चुके थे, जिस वजह से वे सब बंसी के पैरों को पकड़ने लगे। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि बंसी अपने पांव छुड़ा ही नहीं पा रहा था। और फिर वो जोर से चिल्लाते बोला, छोड़ो मुझे। उधर सुबोध की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। अब उसके शरीर से नीली रोशनी निकलने लगी थी, यानी कि अब उसकी आत्मा शरीर छोड़ने वाली थी। पर अब नंदिनी की रूह बंसी के सामने खड़ी हुई थी। उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया।
क्योंकि अब उसका आकार बढ़ने लगा था और उसकी उंगलियां लंबी लंबी होने लग गई, जिनके नाखून किसी खंजर से कम नहीं थे। तभी वो महिला फिर से घुर्राते हुए बोली कि बंसी छोड़ दो उसे। तभी बंसी ने देखा कि मंगली काका की रूह फिर से प्रकट होने लगी है और प्रकट होते ही उन्होंने बंसी की ओर इशारा किया कि बंसी उसकी लाश के गले में जो ताबीज है उसे तोड़ दो और वही उसकी ताकत है। तभी बंसी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उन कंकालों की पकड़ से छूटकर वो लाश के ऊपर कूद गया। उसने लाश के गले से वो काला ताबीज खींच लिया और जैसे ही ताबीज टूटा तो एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरी हवेली हिलने लगी। पर अब नंदिनी की रूह आग की लपटों में तब्दील हो गई और वो धीरे धीरे धुएं में बदल गई। दोस्तों, फिर जब सूरज की पहली किरण ने आसमान को छुआ तो बंसी ने खुद को जंगल के किनारे सड़क पर पाया और अब उसके पास सुबोध भी लेटा हुआ था। साथ ही सुबोध के घाव अब भर रहे थे और उसका चेहरा सामान्य हो गया था। हवेली भी गायब हो चुकी थी। वहां बस कुछ पुराने पत्थरों का ढेर था, लेकिन मंगली काका अब कहीं नहीं थे। पर हवा में उनकी आवाज गूंजी, जीते रहो बेटा और अब तुम सुरक्षित हो। तभी बंसी ने सुबोध को उठाया और दोनों जने पास के एक बस स्टैंड पर पहुंचे तो वहां एक नई आधुनिक बस रुकी हुई थी। उस बस के ड्राइवर ने उनसे पूछा, अरे भाई कहाँ जाना है तुम्हें? तभी बंसी ने झांकते हुए बस के अंदर देखा तो वो बस खाली थी, लेकिन आखिरी सीट पर एक लाल गुलाब रखा हुआ था, जिसे देखकर बंसी के पैर ठिठक गए। और उस गुलाब को देखते हुए बस के ड्राइवर से बंसी ने कहा, नहीं भाई, हम पैदल ही चले जाएंगे। दोस्तों, बंसी और सुबोध आज अपने अपने शहर में सुरक्षित हैं, लेकिन बंसी ने आज तक किसी भी सवारी गाड़ी का सफ़र नहीं किया। वो जहाँ भी जाता है तो पैदल या फिर अपनी साइकिल से जाता है। सुबोध के कंधे पर आज भी वो दांतों के निशान हैं जो कभी नहीं भरे। और रात को जब भी बारिश होती है और हवाएं चलती हैं तो बंसी को अपने बंद दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आती है। उसे लगता है कि कोई आज भी उस ताबीज को वापस मांगने आया है। वो लाल साड़ी वाली महिला आज भी मध्य प्रदेश के उन जंगलों में किसी नई बस और नए मुसाफिरों का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि रूहें कभी नहीं मरती, वे बस अगली रात का इंतज़ार करती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में एक और डरावनी भूतिया कहानी की ओर, जो कि एक श्रापित मकान की है। दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और आज जब मैं पीछे मुड़कर उन दोनों को याद करता हूँ तो मेरे शरीर में सिरहन दौड़ जाती है। ये कहानी कोई सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि मेरे जीवन का वो सच है जिसने हमें हफ्तों तक सोने नहीं दिया। बात उन दोनों की है जब हमारा परिवार उत्तर प्रदेश के अपने पुराने गांव को छोड़कर सुनहरे भविष्य के सपने लिए दिल्ली आया हुआ था। हम दिल्ली के शाहदरा इलाके में आकर बसे हुए थे। वहाँ पर हमारे ताऊ जी का एक पुराना मकान था। मकान की बनावट पुरानी थी, ऊंची छतें, संकरी खिड़कियाँ और भारी लोहे के दरवाजे थे। उस मकान के ठीक सामने एक विशालकाय पार्क था, जिसे देखकर लगता था कि शहर की भीड़ भाड़ में ये एक सुकून भरी जगह है। पर किसे मालूम था कि उस सुकून के पीछे मौत का सन्नाटा छिपा है। दोस्तों, शुरुआत के कुछ हफ्ते तो सब कुछ सामान्य रहा। हम नए शहर और नए माहौल में ढल रहे थे, लेकिन फिर अचानक ही माहौल बदलने लगा। हवाओं में एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। एक रात जब पूरा इलाका गहरी नींद में था कि अचानक ही हमारे मेन दरवाजे की भारी लोहे की कुंडी जोर जोर से खड़कने लगी। रात के सन्नाटे में वो आवाज़ किसी बम के धमाके जैसी लग रही थी। मेरे पिताजी, जिनका नाम देवराज था, वो चौंक कर उठे। उन्हें लगा शायद कोई मुसीबत में है या कोई रिश्तेदार आया है। लेकिन जैसे वो दरवाजे के पास पहुंचे तो एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छूकर गुजरा और बाहर से एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज़ सुनाई दी। पिताजी के हाथ पैर अब ठंडे पड़ गए थे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की झिर्री से बाहर झांका तो बाहर स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में पार्क साफ साफ दिख रहा था, लेकिन दरवाजे पर कोई भी मौजूद नहीं था। कुंडी अपने आप ही हवा में हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे तेजी से झटक रहा हो। वो रात हमने जाग कर काटी। ये सिलसिला थमा नहीं। हर रात ठीक उसी समय वही दस्तक और वही पुकार सुनाई देती। वो आवाज़ ना तो पूरी तरह इंसानी थी और ना ही पूरी तरह मशीन की तरह थी। उसमें एक अजीब सा दर्द था। मोहल्ले में जब हमने इस बारे में चर्चा की तो एक बुजुर्ग ने जो बताया, उसने तो हमारे पैर तले ज़मीन खिसका दी। दरअसल उन्होंने बताया कि जिस पार्क को हम आज हरियाली से भरा देख रहे हैं,
वो दरअसल दशकों पहले एक पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था। जब शहर बढ़ा तो उस कब्रिस्तान के ऊपर मिट्टी डालकर उसे पार्क का रूप दे दिया गया, लेकिन आत्माएं अपनी जगह नहीं छोड़ती। अक्सर आधी रात को वहां सफेद साए घूमते देखे गए थे जो राहगीरों को उनके नाम से पुकारते थे। उन आत्माओं को शायद हमारे घर की चहल पहल रास नहीं आ रही थी। हमारी रातों की नींद हराम हो चुकी थी। डर इस कदर बैठ गया था कि सूरज ढलते ही हम कमरों में खुद को कैद कर लेते थे। हालात को देखते हुए ताऊजी ने फैसला किया कि वो मकान बेच देंगे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए भी पैसों की ज़रूरत थी। हमें लगा कि मकान बदलते ही ये मुसीबत ख़त्म हो जाएगी, तो हमने शाहदरा में दूसरा मकान ले लिया और वहाँ पर शिफ्ट हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि बला कभी पीछा नहीं छोड़ती। नए घर में हमारी पहली रात थी और हम थके हारे सो रहे थे कि तभी अचानक से नीचे की मंजिल से छन छन की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ किसी औरत की पायलों की आवाज़ थी। पहले तो लगा कि शायद कोई भ्रम है, लेकिन फिर वो आवाज़ तेज होने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई नीचे वाले फर्श पर पागलों की तरह दौड़ रहा है। फिर कदमों की आहट सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भागता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा था। अब हम सब अपने कमरों से बाहर निकल आए। सीढ़ियों पर काफ़ी अंधेरा था और हमें महसूस हो रहा था कि कोई हमारे बिल्कुल बगल में खड़ा होकर भारी सांसें ले रहा है, पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो साया हमारे साथ लुका छुपी खेल रहा था। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया और हम सो नहीं पाए। हमारी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे और हर पल ऐसा लगता था जैसे कोई पीछे से गला दबा देगा। तभी पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि इस नए मकान का इतिहास भी खूनी था। जब ये मकान बन रहा था तो लेंटर डालते समय एक बड़ा हादसा हुआ था। एक मजदूर उस भारी भरकम मशीन और कंक्रीट के नीचे दब गया था। उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। वो शायद आज भी अपनी मजदूरी या अपनी अधूरी जिंदगी की तलाश में इसी घर की दीवारों में भटक रहा है। फिर थक हार कर हमारे अंकल ने एक पहुंचे हुए विद्वान पंडित जी को बुलाया। पंडित जी जब घर के भीतर आए तो उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगे। अचानक उनका शरीर जोर जोर से कपकपाने लगा, जैसे किसी ने उन्हें बिजली का झटका दे दिया हो। उनके माथे पर पसीना आ गया और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनकी आवाज़ अब भारी हो चुकी थी। फिर उन्होंने बताया कि नितिन, इस घर में एक नहीं 2 प्रेत आत्माएं हैं। एक वो स्त्री जो पुराने घर से तुम्हारे साथ आई है और दूसरा वो पुरुष जो इस घर को बनाते समय मरा था। वे दोनों अब मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी खुशियों से वो जलते हैं। तुम्हें एक विशेष पूजा करनी होगी। अब पंडित जी ने एक अजीब शर्त रखी। उन्होंने कहा कि पूजा के बाद तुम्हें एक पिंजरे में तोता और मैना की जोड़ी लानी होगी और उन्हें छत पर ले जाकर आज़ाद करना होगा। ये उनकी मुक्ति का प्रतीक होगा। फिर अगले ही दिन हम तोता और मैना लेकर आए। रात भर पूजा चली और हमने उन पक्षियों को एक सुरक्षित कोने में रख दिया। लेकिन हैरान की बात, हमने अगली सुबह जो देखा उसने तो हमें हिलाकर ही रख दिया। पिंजरे में तोता तो चहक रहा था, लेकिन अब मैना मर चुकी थी। उसकी गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से मरोड़ दिया हो। तभी पंडित जी ने कहा कि ये एक अशुभ संकेत है, यानी कि उन आत्माओं ने बलि मांगी है। हमें एक और दिन का अब इंतज़ार करना पड़ा। हम लोग फिर से एक मैना खरीद कर लाए और डर इस बार और भी ज़्यादा था। फिर अगले दिन पूजा संपन्न हुई और कांपते हाथों से मैंने और पिताजी ने छत पर जाकर पिंजरा खोल दिया और जैसे वो दोनों पक्षी आसमान की गहराइयों में ओझल हुए कि घर के भीतर की वो भारी हवा एकदम ठंडी और हल्की हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे सीने पर रखा पत्थर हटा दिया हो। फिर उस दिन के बाद से उन आवाज़ों का सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। आज वर्षों बीत चुके हैं। वो पार्क जहाँ कभी कब्रिस्तान हुआ करता था, अब वहाँ सरकार ने बहुत अच्छा सुधार किया है। अब वहाँ शादियाँ तक होती हैं, हवन होते हैं और धार्मिक आयोजन भी होते हैं। मंत्रों की गूंज ने शायद उन भटकती आत्माओं को हमेशा के लिए शांत कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आज भी जब कभी भी मैं शाहदरा की उन गलियों से गुजरता हूँ तो उस पुराने मकान की ओर देखने की मेरी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो खौफ आज भी कहीं ना कहीं मेरे दिल के किसी कोने में जिंदा है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।